बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सूबिया खान और आप देख रहे हैं DTV NN और देसी टीवी USA की नशरियात के साथ सितारों की दुनिया। जैसे कि नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हर मरतबा हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी के लोगों को आपसे मुतारिफ़ करवाया जाए और देखा जाए कि कौन लोग क्या कर रहे हैं और कितना मुल्क के लिए जो है तरक्की में वो भी शाना बशाना साथ है और अपने भी काम को आगे लेके चल रहे हैं और आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं। और आजकल जैसे कि देखा जाता है कि स्किन के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि वो, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना हर एक का हक़ है। तो मोस्टली जो होता है, कहा जाता है कि ख़वातीन में ऐसी चीज़ होती है कि वो खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं या वो चाहती हैं कि उनकी ब्यूटी के हवाले से उनको टेक्निक्स पता चलती रहें। तो आजकल मर्द हज़रात भी पीछे नहीं हैं, वो भी इस चीज़ में आगे आगे हैं और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो स्किन के हवाले से होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से होते हैं और या आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के हवाले से भी हो सकते हैं, जिसमें आपके प्लास्टिक सर्जन भी काम आता है, जिसमें आपके एस्थेटिक्स भी होता है, जिसमें आपके डर्मेटोलॉजी भी होती है। वो सारी चीज़ें मिलकर जो होती हैं उसका कॉम्बिनेशन बनता है और वो फिर अलग अलग जो होती हैं चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं और वो डॉक्टर आपको बता सकता है बेहतर तरीके से। जी, आज हमारे साथ जो बहुत अहम शख्सियत इसी हवाले से मौजूद है और जो कि आप लोगों के भी इंटरेस्ट का बाइस है और हम जिनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ब्यूटी के हवाले से क्या कुछ इम्पोर्टेंस रखता है और क्या जो है चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी, मेरे साथ हैं मोहम्मद सलमान खान, डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान, जो कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, MBBS FCPS प्लास्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इतना लोगों में ये इंटरेस्ट आजकल डेवलप हो चुका है ब्यूटी के हवाले से। लोग चाहते हैं कि उनकी ब्यूटी के हवाले से कोई उनको गाइडलाइंस मिलती रहे। पहले तो वो टीवी देखते रहते हैं या तो वो हर्बल टोटके, अब वहाँ से भी निकल आए हैं लोग, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब ये स्किन के हवाले से इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं। एस्थेटिक सर्जन्स आप कह लें, प्लास्टिक सर्जन्स कह लें, डर्मेटोलॉजिस्ट कह लें, तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करें? थैंक यू। आज आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए जानना कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं। बाकी लोगों ने तो बड़ा आसान लिखा होता है, पीपल नो कि गायनेकोलॉजिस्ट का क्या काम है, जोड़ पट्टा उनका काम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का है, न्यूरो सर्जन्स का है। प्लास्टिक सर्जरी एंड डर्मेटोलॉजी और इनके बीच में जब अभी एस्थेटिक्स आई है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। लोगों को यही चीज़ें क्लियर नहीं ना होती, एस्थेटिक्स में क्या है, डर्मेटोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लूँगा डर्मेटोलॉजी की। हर एक फील्ड में एक उसकी मेडिसिन की साइड है जिसमें दवाइयाँ लिखी जाती हैं, सही। एक उसकी सर्जरी की साइड होती है जिसमें ब्लेड आ जाता है। हाँ। जनरल सर्जरी भी है, जनरल मेडिसिन भी है, इसी तरह न्यूरो सर्जरी भी है और न्यूरोलॉजी भी है, साइकेट्री और साइकोलॉजी भी है। डर्मेटोलॉजी वो है जहाँ पे स्किन की, जिल्द की बीमारियों की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। दे आर कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट्स। प्लास्टिक सर्जरी ये है कि जब स्किन की बीमारियाँ, जब शायद चाहे वो कंजेनिटल हों, पैदाइशी हों या खूबसूरती से रिलेटेड हों, जब उनमें ब्लेड यूज़ होगा तो वो प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन करेगा। प्लास्टिक सर्जरी की 8 डिविजन्स हैं, उसमें से एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। फिर इन दोनों के बीच में एस्थेटिक्स के बारे में लोग आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं। एस्थेटिक्स इज अ सिंपल इंग्लिश टर्म रिलेटेड टू ब्यूटी। एस्थेटिक्स में ऐसा है कि इसके लिए अब भी क्लियर कट कोई क्वालिफिकेशंस PMC ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नहीं दी हुई। सो या डर्मेटोलॉजिस्ट इसका कुछ हिस्सा प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें PRPs हो गई, हाइड्रोफेशियल हो गया, लेज़र मशीनें हो गई। कुछ हिस्सा उनका प्लास्टिक सर्जन्स प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें उनकी सर्जिकल साइड, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, नोज सर्जरी हो गई, लिप सर्जरी हो गई, बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज आ गई। और फिर इनके बीच में कुछ नॉन क्वालिफाइड लोग हैं जो अपने आप को एस्थेटिशियंस कहते हैं। दे आर बेसिकली ब्यूटी पार्लर्स एंड ब्यूटिशियंस एंड दे आर गोइंग अहेड। अब दोनों में, तीनों में फ़र्क ये है, मेडिसिन साइड के लिए भी, सर्जरी साइड के लिए भी, यू नीड MBBS and then you need postgraduate qualifications. ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यही वो फ़र्क है जिसकी वजह से फिर आम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं।
और इस फ़र्क में सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है वो पैसों का होता है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी डिग्री तक पहुंचने के लिए इट टुक मी मोर देन 30 इयर्स। ये सारी एग्जाम्स फर्स्ट गो में क्लियर करने के बाद ये हाल है। अब मैं डेफिनेटली ज़्यादा चार्ज करूंगा जब वो चीज़ें, अब लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी पीआरपी है तो पीआरपी वही है अगर वो ब्यूटी पार्लर में हो रही है या क्लिनिक में हो रही है। नहीं, एक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पार्लर्स में अगर हो रही है तो वहाँ पे आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट नहीं हो सकती। मैं कभी भी किसी पार्लर में जाके पीआरपी ना करूँ। और अगर वो आपके क्लिनिक में हो रही है तो आपके डॉक्टर की क्वालिफिकेशन ये मैटर करती है। इसका एक आसान तरीका है चेक करने का। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की अपनी एक वेबसाइट है, मैंने अपने नाम के साथ MBBS FCPS लिखा है। यही मेरी रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे आप मेरा नाम दें एंड यू विल गेट दैट। दिस इज हाउ पीपल शुड सर्च देयर डॉक्टर। ऐसे नहीं कि अच्छा ये बंदा है या ये मैंने ऑनलाइन देखा या ये सस्ता है ये महंगा है या ये इस अच्छी लोकेशन में है तो इस लोकेशन में अच्छा होगा। हर लोकेशन में 2 नंबर ही हो सकती है। आपके जो यहाँ पे सबसे एलीट जगह है इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी क्वैक्स बैठे हुए हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पीपल डोंट इवन नो। और इवन बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स जब मेरे पास आते हैं तो कभी कभी ऐसे नाम ले लेते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब इन बेचारों को नहीं पता तो आम आवाम को क्या पता लगेगा। सही बात है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर चूजिंग योर डॉक्टर। जो आपको प्रोसीजर करना हो उसी के मुताबिक आप सर्च करें उस बंदे को। आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे देखें एंड देन गो फॉर ट्रीटमेंट। तो आपका वेबसाइट पे है सारी डिटेल्स आपके हवाले से। हाँ, आजकल में आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आजकल हम सैलून्स पे देखते हैं कि उन्होंने भी कुछ मशीन्स रख ली हैं और वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं या नेट से थोड़ी सी सलाहियत हासिल करके। तो आजकल लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि वो एक आईब्रोज के लिए भी होता है, आई लैशेस के लिए भी होता है, वो सारा कुछ वो उधर कर रहे होते हैं। सो यू नो दिस इज़ वेरी मीन लाइक आपको इसका ख्याल भी रखना चाहिए मेरे ख्याल से, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर करवा रहे हैं तो हाइजीन का भी होता है थोड़ा सा इशू। ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है मेरे ख्याल से। क्योंकि हर जगह गली गली मोहल्ले में जैसे सैलून्स अब खुल गए हैं और लोग जो है इस तरफ भी आ रहे हैं, तो अब पत्थर उठाओ तो वो कहते हैं ना, पता चलता है कि हर जगह सैलून भी खुला हुआ है और आपको आर्टिस्ट नज़र आ जाएंगे ब्यूटी के हवाले से और अब डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं आपको, एस्थेटिक सर्जन। तो बहुत ज़्यादा हो गए बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, मुझे कुछ बताइएगा कि स्किन के हवाले से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो एक होती है ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो उसके हवाले से जो है स्किन में क्या मसाइल हो सकते हैं? और लोग होते हैं ना कि ऑयली स्किन होगी तो उस पर पिंपल्स वगैरह का होता है, उनको एक्नी प्रॉब्लम हो जाता है जिसको कहा जाता है। उसके हवाले से ये थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आप? इसमें जो ड्राई स्किन है उन लोगों के मज़े हैं क्योंकि ड्राई स्किन का सबसे आसान इलाज ये है कि आप ज़्यादा क्रीम, मॉइस्चराइज़र और कुछ ना हो वैसलीन लगा लें, आपका काम हो जाएगा। सही बात। सबसे ज़्यादा मसले जो हैं वो ऑयली स्किन वालों को होते हैं। बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्नी, फेस पे भी, बॉडी पे भी, शोल्डर्स, चेस्ट, इवन कुछ लोगों को स्कैल्प में एक्नी हो जाती है। फिर ऑयली स्किन हो और पाकिस्तान का मौसम हो जो 10 महीने गर्म रहता है, दैट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम। ऐसे लोगों के लिए यू नीड अ फेस वॉश जो ऑयली स्किन के लिए हो इन पर्टिकुलर। यू नीड अ सन ब्लॉक जो ऑयली स्किन के लिए हो। सही। इससे आप अपनी स्किन केयर का ज़रा ख्याल रख सकते हैं। पिंपल्स अगर आते हैं, इट्स बेटर दैट यू हैव वन डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर जो आपको जल्दी, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अच्छी ट्रीटमेंट करें और जल्दी करें। जितना आप ट्रीटमेंट्स को डिले करते हैं उतना वो कॉम्प्लिकेशंस फिर हमारे लिए ट्रीट करना वो मुश्किल हो जाता है कि आप उसकी रूट्स तक कैसे पहुंचेंगे, फिर पहुंचने में ही टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। जी, अभी इसी हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान साहब से और अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
Welcome back. जी, we are in conversation with Dr. Mohammad Salman Khan about the skin techniques and skin treatments. जी, Dr. Salman, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि क्या क्या स्किन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अब हम थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं. लाइपोसेक्शन भी है, जो लोग आजकल बॉडी के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि एक आप कह सकते हैं ओबेसिटी जो है वो एक इशू है लोगों का बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ लोग कुछ वैसे ही मोटे हो जाते हैं, उनकी फैट्स आ जाती हैं. इवन ख्वातीन भी आजकल हैं थोड़ी सी, कोई थाइज अपनी कम करवाना चाहती हैं, कोई टमी के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो भी करते हैं? बिल्कुल जी. हाँ. ये प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन है, और प्लास्टिक सर्जरी में आजकल लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोसीजर्स. कुछ हमारी डाइट बड़ी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गई है. कुछ कैमरास ज़्यादा हो गए हैं, हर किसी के पास मोबाइल है. अच्छा, फिर तीसरी चीज फैट हो जाता है कैमरा, उससे फिर आपको नजर आता है कि मैं फैट हो रहा हूँ. अच्छा, तीसरी चीज कैमरे में पता चल रहा है कि मोटा हो गया हूँ. हाँ, तीसरी चीज जो है, बड़े बड़े शीशे बहुत हो गए हैं. हाँ, बिल्कुल. सो पीपल लुक एट देमसेल्व्स फ्रॉम हेड टू टो. एग्जैक्टली. इसीलिए फिर उन्हें फील होता है कि अगर टमी में इशू है तो उन्हें टमी भी फील होगी, अगर यहाँ पे आर्म्स में है, थाइज में है, डबल चिन है. जिस एंगल से आई गेट पेशेंट्स जो आके कहते हैं कि मैं इस एंगल से मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती, उसी एक एंगल को फिर हमें ठीक करना पड़ता है. हाँ, मैं भी बहुत कॉन्शियस होती हूँ, कभी राइट साइड की, कभी लेफ्ट साइड की. एग्जैक्टली होता है. इवन मेरे ख्याल से राइट साइड में फर्क होता है आपके लेफ्ट और साइड में थोड़ा. नेचर का एक असूल है, मिरर इमेजेस कहीं पे भी नहीं है. आप प्लांट्स को देख लें, आप माउंटेन्स को देख लें, कहीं पे भी दो सेम इमेजेस नहीं होती. सही. इट्स डिफरेंट. इसलिए आपकी राइट और लेफ्ट भी हमेशा डिफरेंट होती है. हाँ, बिल्कुल. लेकिन जब टमी में फैट आता है तो वो बराबर ही पूरा आ रहा होता है. अब लाइपोसक्शन में हम ये करते हैं कि हम इस फैट को सक आउट कर लेते हैं. अगर पेट में है वहां से हम निकाल लेते हैं, थाइज में है वहां से निकाल लेते हैं. अब जो लेटेस्ट लाइपोसक्शन में है वो ये है कि उस फैट को निकाल के इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, उसे आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, उसको कैसे? उससे आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि पीपल डोंट जस्ट वांट टू बिकम थिन, दे वांट टू बिकम इन शेप. उन कर्व्स को बनाने के लिए यू कैन यूज दिस फैट. अच्छा. यही फैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. अच्छा. जैसे फिलर्स थोड़े अरसे के लिए काम करते हैं, फैट्स इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट्स परमानेंट. किसी को चीक्स बड़े करने हैं, उनके लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं फैट को. नेजोलेबियल लाइंस, डीप स्माइल लाइंस, इसके लिए हो सकता है. जॉ लाइन शेप, चिन शेप ठीक करने के लिए आप फैट को यूज कर सकते हैं. फिर इसी फैट को आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए या बटक ऑगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसी फैट को? इसी फैट को. तो वो जो सिलिकॉन का एक है, वो भी इट्स पार्ट ऑफ दिस प्लास्टिक सर्जरी और नॉट? यस, सिलिकॉन इम्प्लांट्स वो भी प्लास्टिक सर्जरी की ही डोमेन में है. और सिलिकॉन इम्प्लांट्स हम उन लोगों में यूज करते हैं जिनमें अपना फैट कम हो. सिलिकॉन में एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कर रहे हैं सिलिकॉन के लिए, यू विल हैव अ 2 to 3 सेंटीमीटर इंसिजन. कहीं ना कहीं स्किन में कट आएगा, फिर हम उसमें सिलिकॉन डालेंगे. तो इट्स डेंजरस, यू नो? नहीं, इट्स डेंजरस तो नहीं, लेकिन उसमें मतलब द कट कैन बी सीन, और किसी को ना पता लगे प्लास्टिक सर्जन्स देख सकते हैं. अच्छा. फैट में ये मजा है कि इसमें कोई कट नहीं है. अच्छा. Nobody would know. अगर आप 500 ml फैट, 1 लीटर फैट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें, इट्स डन विद नीडल्स, पता नहीं लगता. सही. सो इट्स आजकल लोग इम्प्लांट से ज्यादा फैट ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं. और इसमें यही फैट सेल्स, चूंकि ये स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स आपकी स्किन को और भी ज्यादा अच्छा करता है. तो इसी फैट को हम एक्नी स्कार्स और बॉडी में बाकी स्कार्स जो हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं. सही. मतलब ये सारा कुछ, अगर जो भी नाजरीन देख रहे हैं वो चाहते हैं कि अपनी बॉडी के हवाले से शेप में आ जाए, तो वो रब्ता कर सकते हैं. क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जिम की तरफ रुझान लोगों का होता है, लेकिन अगर बॉडी के साथ उनके डी शेप हों तो वो फिर चाहते हैं कि वो डॉक्टर से रुजू करें और वो अपनी बॉडी की शेप पहले बना लें और फिर जिम भी करते रहें. एग्जैक्टली. तो मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है. अच्छा, दूसरा एक हेयर ट्रांसप्लांट का भी है कि जी लोगों को, ज़्यादातर मर्द हजरात को है ये इशू, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इज इट सेफ प्रोसीजर? यस, हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन हो गया. I typically say every woman gets pregnant and every man gets bald. So it's a huge number.
हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था, एक एंड से दूसरे एंड तक कट हाँ। लगा के स्ट्रिप ली जाती थी और फिर बाल लगाए जाते थे। इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। अब इसको हम ऐसी टेक्निक से करते हैं जिसमें कोई स्टिच, कोई टांका, कोई कट हाँ। नहीं होता। सही। एक एक बाल हम पीछे से लेते हैं और एक एक बाल को हम यहाँ लगाते हैं। अच्छा, कोई वो नहीं होता कि कट लगा हुआ है, कोई कट नहीं होता इसमें। इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा। रिजल्ट्स के साथ साथ एक्सेप्टेंस लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है। जब एक प्रोसीजर के लोग देखते हैं कि यार इसके रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, ये बंदा गया है सर्जरी से, कहते हैं लेकिन इस सर्जरी में ये मरा नहीं है, तो मतलब उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, सो पीपल लव इट। इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट इन मेल्स पाकिस्तान में मेरी प्रैक्टिस में दिस इज द कॉमनेस्ट प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा इसी के लिए लोग आते हैं बिकॉज एक तो नज़र आता है, लोगों ने देखा होता है अच्छा ये बंदा पहले गंजा था और अब इसके बाल आ गए हैं, दे कीप आस्किंग एंड दे कीप कमिंग। हाँ, और बड़ा चेंज आता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है बंदे में कि वो पहले जो गंजी लुक सॉरी गंजेपन की जो लुक होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली। इसमें अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन लोग इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते कि यार वो पूरी जगह बाल्ड हो और फिर वो ट्रांसप्लांट करें। So if you have hair fall, a good way is that you get it treated early. अच्छा, PRP भी तो होती है ना exactly. इसके हवाले से। उसके लिए फिर हम PRP करते हैं। अच्छा। PRP आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेती है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग कर देती है। चूंकि हेयर बाल्डनेस जो है वो जेनेटिक्स में है, तो उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे हम डिले कर सकते हैं। सही। अगर किसी ने 25 की एज में बाल्ड होना है एंड ही गेट्स द ट्रीटमेंट, ही कैन डिले इट टू 35 to 40। लेकिन स्किन के लिए भी तो होता है ना PRP, तो ये डिफरेंट काम उधर होता है और डिफरेंट यहाँ पे होता है। ये ना हो कि ये स्किन पे भी आपके बाल वगैरह आना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ऐसा है कि PRP में बेसिकली इट्स योर ओन ब्लड और उससे हम प्लाज्मा को अलग करते हैं। अच्छा। उसमें उस प्लाज्मा में आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सही। जैसे आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं। हाँ। फर्टिलाइजर अब सोना यूरिया जो है वो अब अगर आप जमीन पे वो खेतों में देंगे, हाँ। तो जो आपने बोया है वही चीज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गंदम ही आएगा। अगर आप उससे शुगर केन के लिए यूज करेंगे तो वो वही आएगा। इसी तरह बालों में वो ग्रोथ फैक्टर्स ये काम करते हैं कि बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। स्किन में वो ग्रोथ फैक्टर्स ये काम करते हैं कि स्किन की ग्रोथ को और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सही। फिर यही PRP नी जॉइंट के लिए यूज होती है। यहाँ पे नी जॉइंट में पेन, आर्थराइटिस को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, PRP हर एक उसके लिए अलग अलग अलग। अब ये आपका अपना ही ब्लड है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें बाहर से चीज नहीं आई, और जिस जगह ये जाती है उस जगह में ये इसका अपना काम होता है। सही। ये मेडिसिन का फ्यूचर है, विच इज कॉल्ड रीजेनरेटिव मेडिसिन। के अब बजाय इसके कि हम एक तैयार दवाइयां दें आपको एक चीज के लिए, हम आप ही की बॉडी के उन सेल्स को यूज करें जिनसे ये चीज ओरिजिनली बनी थी। सही। PRP इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट। फ्यूचर में इन 10 years आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके दांत आपने निकाल लिया है तो आपको क्राउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फैट लेके आपके लिए दांत बना दिया जाएगा और वो दांत आपको लगा दिया जाएगा। यस, इट्स इन प्रोसेस, जापान में हो रहा है। अच्छा। So this is the future of चलिए, हमारे medicine. जिंदा रहने तक हो गया तो फिर हम भी अपने दांतों का कुछ न कुछ इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, राइनोप्लास्टी के हवाले से बात करते हैं, वो भी आप करते हैं। नोज के हवाले से लोग कुछ ये बड़ा कॉमन भी रहा है, पहले था। मतलब मूवीज में हम देखा करते थे कि एक्ट्रेसेस जो होती थी, एक्टर्स जो होते थे वो करते थे। अब तो आम हम देखते हैं कि लोगों में भी ये चीज हो गई है कि वो अपनी चेंज कर लेते हैं, तो वो है एज सच। यस, राइनोप्लास्टी इज अ वंडरफुल प्रोसीजर। हाँ। इसमें राइनोप्लास्टी में नोज इज द सेंटर ऑफ योर फेस। अगर किसी की नोज में मसला है वो बड़ा क्लियरली नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हमारी नजर लोगों की आंखों पे और उनके नोज पे ही पड़ती है, फीचर्स जो होते हैं फीचर्स में। exactly. अच्छा, फिर जब ये ट्रेंड आया, पहले तो कच्चे घर होते थे, उसमें लोग अगर बच्चे गिर भी जाते तो कुछ नहीं होता था। अब टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, हर एक बच्चा कभी ना कभी गिरता है और उसकी वजह से नाक उसकी टेढ़ी ही हो जाती है। एंड अल्टीमेटली वो सर्जरी इतनी डेवलप हुई कि अब उस टेढ़ी नाक को हम सीधा कर सकते हैं। टेढ़ी नाक हो, मोटी नाक हो, मतलब कुछ का होता है ना। इवन मैं भी अपना भी कहूँ, थोड़ी सी है। अब जिस किसी के होता है तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। समटाइम्स लोग होते हैं और वो कहते हैं कि हम कुछ करवाना चाहते हैं, तो वो भी होता है ना। बिल्कुल। छोटी नाक को हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ी को हम छोटा कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली उसमें हम ये उसकी अपनी टेक्निक्स हैं। अगर नाक लंबी है तो उसमें अंदर सारी नाक आपकी बनी हुई है नीचे कार्टिलेज पे।
उस कार्टिलेज को जब हम छोटा कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वो नाक छोटी और पतली नजर आती है। सो उसकी अपनी टेक्निक्स हैं, बट द सर्जरी अब बहुत सेफ हो गई है। मेल्स फीमेल्स इक्वली चाहते हैं कि वो ये सर्जरी कराएं। कोरिया में तो इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग अपनी 18th बर्थडे का इसीलिए वेट करते हैं ताकि वो राइनोप्लास्टी कर सकें। अच्छा। और पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड आ रहा है, बिकॉज 18, 19, 20 ईयर्स में, 18 से पहले मैं राइनोप्लास्टी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आपके बोन का स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर नहीं हुआ था। सो 18 के बाद ही हम करते हैं। कोरिया में तो मैंने देखा है कि वो तो सारा पूरे फेस का ही कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल से उनमें तो बहुत आम है ये चीज़, बहुत ज़्यादा। और अब वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं, मतलब वैसे नहीं फील होते जैसे वो पहले हुआ करते थे। अब तो चाइनीज में भी हो गई है, चेंजेस आ गई। एग्जैक्टली। तो इस सब में प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी का हाथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो आजकल सैलून्स में हो रहा है, ये आईब्रोज के हवाले से वो कर रही हैं उसको, और जो आईलैशेस वगैरह के हवाले से, इवन आपके जो लिप जो ये जो सारा कुछ है वो करने के हवाले से, वो आप क्या समझते हैं कि वो सेफेस्ट है या नहीं है? इसमें आई बिलीव कि कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ। कि जिस पे एसेस करके आप ब्यूटिशियंस को लाइसेंस दें कि वो ये काम करें। वो क्राइटेरिया हमारे मुल्क में है ही नहीं। आपकी इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, मेडिसिन के लिए मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। बिल्कुल। इन लोगों के लिए कोई आपका ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई रिकग्नाइज्ड डिग्री है। हाँ। अच्छा, फिर ये लोग उस हद तक ठीक है, जब वो मेकअप लगाएं वहां तक बात ठीक है, लेकिन जब वो नीडल और स्किन को प्रिक करने लगे, ये गलत है। हाँ। अब आईब्रोज के लिए अगर वो टैटूइंग कर रहे हैं या माइक्रोब्लेडिंग कर रहे हैं, आई हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन ही है। हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, हम नीडल्स के बारे में जो पहली चीज डॉक्टरों को सिखाई जाती है एज अ स्टूडेंट, वो यही है कि नीडल से कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे औरों को बचाना है, और उसे सिर्फ एक बार यूज करना है। हाँ। यहाँ पे लोगों को वो आइडिया होता ही नहीं है। नीडल्स चल रही होती हैं। अच्छा, इन्हीं नीडल्स की वजह से फिर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये स्प्रेड होते हैं, जो फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं। सो ब्यूटी पार्लर्स, अगर आप इस हद तक जाएं कि वो आपके लिए मेकअप करें, हेयर डाई कर लें, दैट्स फाइन। इससे ज्यादा अगर आप जाते हैं, इट्स अ रिस्क। उस रिस्क, इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि उसमें आपकी जान भी जा सकती है। हेपेटाइटिस सी से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। अल्टीमेटली स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज और हर स्किन, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि लोग अपनी ब्यूटी के हवाले से जा रहे होते हैं। पहले तो जाते थे फेशियल करवाते रहते थे, वो लोग टेढ़ा मेरा कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बैठ के करवाते रहते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से लोगों में काफ़ी ये अवेयरनेस आ गई है। और लेकिन जो अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को इतनी नहीं है, उनको पता चलता है कि जी इंजेक्शन लग रहे हैं गोरे होने के, तो गोरे होने के इंजेक्शन लगवाने चले जाते हैं। तो वो क्या हर जगह से मिल रहे हैं आपको गोरे होने के इंजेक्शन, इवन मेडिसिन भी? हाँ, इसमें मसला ये कि ये मिल नहीं रहे। हर एक चीज पाकिस्तान में चेक बैलेंसेस है नहीं। 2, 3, 4, 5 नंबर तक चीजें मिल रही होती हैं मार्केट में। जो ओरिजिनल चीजें हैं, उनके ओरिजिनल इम्पोर्टर्स हैं, वो बहुत कम है एंड दे आर एक्सपेंसिव। अच्छा, जो चीजें सस्ती हैं, कुछ भी लगा के ड्रिप में लोगों को कह देते हैं कि ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन है। लोग पागल हुए पड़े हैं कि हमने गोरा होना है। अच्छा, वो यही क्रीमों के पीछे, क्रीमों से जब वो नहीं होते तो फिर इंजेक्शंस के पीछे चले जाते हैं। उनके स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज निकल आते हैं। तो वो बहुत से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एक सादी ड्रिप लगा के लोगों को कहते हैं कि इससे आप गोरा हो जाना है। उन्हें भी पता होता है कि मैंने गोरा नहीं होना, लेकिन समहाउ वो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वही वाली बात है। आजकल गोरा होने का ट्रेंड भी बहुत है लोग, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ समझदार लोग जो हैं, जो वो इस चीज़ पर आ गए हैं कि स्किन आपकी अच्छी होनी चाहिए, गोरा काला इट डजंट मैटर। मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। तो और आपका काम आजकल बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप पेशावर में होते हैं ज़्यादातर? जी, मैं 3 दिन पेशावर में होता हूँ, 3 दिन मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। 3 दिन इस्लामाबाद? हाँ जी। आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर डॉक्टर सलमान से, आप ब्लू एरिया में इनका ऑफिस है, क्लिनिक है सॉरी, तो आप उनसे आके रुजू कर सकते हैं और इनसे अपनी स्किन के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम में डिस्कस तो हम बहुत कुछ करना चाहते थे स्किन के हवाले से, तो बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया कम है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर करते हैं। और इंशाल्लाह
अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका Sure. बहुत ज़्यादा टाइम देने का बिजी स्केड्यूल में से, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।